नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आयांस एकेडमी यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे स्वमित शासन प्रणाली के बारे में। स्वमित शासन प्रणाली क्या थी और स्वमित शासन प्रणाली का विघटन कैसे हो गया, यह प्रणाली किस प्रकार नष्ट हो गई और इस प्रणाली के नष्ट होने से क्या परिणाम हुए। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है, स्वमित शासन प्रणाली की स्थापना 1917 में रूस में समाजवादी क्रांति के बाद की गई। यह समाजवादी क्रांति कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में व्लादिमीर लेनिन द्वारा की गई थी। इस प्रणाली की महत्वपूर्ण विशेषताएं जो हैं वह इतनी आश्चर्यजनक थी कि इससे विश्व के अनेकों देश प्रभावित हुए। इस प्रणाली की पहली विशेषता थी कि यह प्रणाली समाजवादी विचारधारा पर आधारित थी। इसके केंद्र में मार्क्सवादी चिंतन था, जिसकी वजह से यह प्रणाली समानता के मूल्य और स्वतंत्रता के मूल्य पर ध्यान देती है, परंतु समानता को स्वतंत्रता से अधिक महत्व देती है। इस प्रणाली में निजी संपत्ति जैसा कोई अधिकार हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि यहाँ राज्य की सभी प्रकार की संपत्तियों को राज्य की संपत्ति माना जाता है तथा राज्य के नेतृत्व या राज्य की शासन की धुरी वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी होती है। यह कम्युनिस्ट पार्टी एक प्रकार से स्वमित शासन प्रणाली में एक दलीय शासन प्रणाली का प्रतिनिधित्व करती है। इस पार्टी के अतिरिक्त या विरोधी या बेमेल विचार रखने वाले दलों को, व्यक्ति को वहाँ पर कोई स्थान नहीं प्राप्त होता, बल्कि उन्हें हिंसा के द्वारा समाप्त ही कर दिया जाता है। इस प्रणाली में आर्थिक विकास के लिए योजनाबद्ध विकास की रणनीति को महत्व दिया जाता है, जो कि राज्य नियंत्रित ढंग से संचालित होता है। यह प्रणाली न केवल सोवियत संघ में बल्कि पूर्वी यूरोप के देशों में भी अपनाई गई। इस प्रणाली में काफ़ी विकसित उन्नत संचार प्रणाली स्थापित की गई थी। यहाँ पर यातायात व संचार के साधन यूरोप को चुनौती अथवा प्रतिस्पर्धा देने वाले थे। इनकी वजह से सोवियत संघ अमेरिका और यूरोप के विकसित देशों को भी पीछे छोड़ता हुआ नजर आता था। इस सोवियत शासन प्रणाली के कारण ही वहाँ पर विशाल ऊर्जा के साधनों का इस्तेमाल आर्थिक विकास में किया गया, चाहे वह खनिज संसाधन हो, चाहे वह ऊर्जा के पेट्रोल व अन्य संसाधन हो या परमाणु ऊर्जा हो। इनका उपयोग देश के आर्थिक विकास में भरपूर मात्रा में किया गया। इस ऊर्जा के संसाधनों के आधार पर ही सोवियत संघ का घरेलू उपभोक्ता उद्योग भी बड़ी मात्रा में विकसित हुआ, जो कि वहाँ के नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं की या बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। चाहे इन बुनियादी आवश्यकताओं में नागरिकों की शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण से जुड़ी हुई अनेकों प्रकार की योजनाएं राज्य के मार्गदर्शन में बनाई व क्रियान्वित की जाती थी, जिनका लाभ वहाँ का प्रत्येक नागरिक लेते थे। इस प्रणाली के अंदर सभी नागरिकों को राइट टू एम्प्लॉयमेंट अर्थात रोजगार का अधिकार था। साथ ही साथ उन्हें शिक्षा का भी अधिकार दिया गया था। किसी भी प्रकार की बेरोजगारी ना के बराबर थी। यदि कोई बेरोजगार व्यक्ति पाया जाता था तो उसे बेरोजगारी भत्ता भी राज्य की ओर से दिया जाता था। इस प्रणाली में की एक और महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि
यहाँ पर एक मजबूत नौकरशाही स्थापित हो चुकी थी। इस नौकरशाही के कारण सोवियत शासन प्रणाली एक अधिनायकवादी तरीके से राज्य का आर्थिक व राजनीतिक विकास कर रही थी, परंतु समय के साथ साथ इस नौकरशाही में का शिकंजा या कब्जा इतना अधिक बढ़ गया था वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं का कि उसके अंतर्गत भ्रष्टाचार उत्पन्न हो गया, जिससे नौकरशाही व जनता के बीच दूरी बढ़ती चली गई और नागरिकों की लोकतंत्र व अभिव्यक्ति की आज़ादी पर कुठाराघात किया जाने लगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि सोवियत शासन प्रणाली विश्व की एक सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली बनकर उभरी, जिसने अमेरिका के पूंजीवादी लोकतांत्रिक विकास के मॉडल को चुनौती देनी शुरू कर दी और सोवियत संघ, जिसे यूएसएसआर भी कहते हैं, और अमेरिका दो ध्रुवीय व्यवस्था में बदल गई विश्व की व्यवस्था। इसके कारण लंबे समय तक हम देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध का काल, जिसमें दोनों ही महाशक्तियाँ एक दूसरे से आगे बढ़ने का प्रयास करती रहती हैं और एक दूसरे के विरुद्ध शक्ति अर्जित करने की नीतियाँ व संधियाँ करती रहती हैं। यूएसएसआर यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक को कहा जाता है, जिसका अर्थ है समाजवादी सोवियत यूनियन अथवा गणराज्य। इसकी अब हम देखेंगे कि सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण थे। सोवियत शासन प्रणाली विश्व की जो कि सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली में से एक मानी जा रही थी, आखिर ऐसा क्या हुआ कि वह शासन प्रणाली नष्ट होने लगी अथवा नष्ट हो गई। इसके अनेक कारण रहे हैं। इन कारणों को जानने से पहले साथियों मैं बता दूं कि मैं सुरजीत सिंह आयांश एकेडमी की तरफ से बोल रहा हूं, और यदि आपको मेरा यह चैनल किसी भी प्रकार से उपयोगी लगे तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ताकि इसके माध्यम से आप जैसे अनेक व्यक्ति इसका लाभ ले सकें। तो अब हम देखते हैं सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण रहे। तो सोवियत संघ के विघटन के साथियों अनेक कारण थे। सबसे पहला और महत्वपूर्ण कारण था कि सोवियत संघ में एक मजबूत व भ्रष्टाचारी नौकरशाही विकसित हो गई थी, जो कि प्रारंभ में ऐसा नहीं थी, परंतु धीरे धीरे कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं व भ्रष्टाचार ने नौकरशाही में अपने पैर जमाने शुरू कर दिए, जिस कारण से जनता और नौकरशाही यानी कि ब्यूरोक्रेसी के बीच दूरी बढ़ती चली गई और इसने नागरिकों में असंतोष को जन्म दिया। दूसरा और महत्वपूर्ण कारण सोवियत संघ के विघटन का रहा सोवियत संघ का कामकाज करने का एक सत्तावादी तरीका, यानी कि अथॉरिटेरियन नेचर ऑफ द स्टेट। राज्य के भीतर नागरिकों की या अन्य दलों की या भी कम्युनिस्ट पार्टी से विरोधी विचार रखने वालों की आवाज़ अनसुनी कर दी जाती थी। उनको कोई उनकी राय, उनके मत को कोई महत्व नहीं दिया जाता था। इसका भी प्रभाव सोवियत संघ की शासन प्रणाली का नष्ट करने में पड़ा। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि इस एक सत्तावादी शासन ने लोकतंत्र व नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अत्यधिक प्रहार किया, जिसकी वजह से
सोवियत शासन प्रणाली को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। सोवियत शासन प्रणाली एक दलीय शासन प्रणाली थी जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में कार्य कर रही थी। इस कम्युनिस्ट पार्टी का राज्य की अनेकों महत्वपूर्ण संस्थाओं व पदों पर कब्जा था, जिसकी वजह से केवल वही व्यक्ति इन पदों पर पहुंच सकता था जिसकी कम्युनिस्ट पार्टी में पहुंच थी या वह कम्युनिस्ट पार्टी का कार्य करता था। अन्य साधारण नागरिक इन पदों पर या इन महत्वपूर्ण संस्थाओं में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा सकता था। इस वजह से नागरिकों में असंतोष बहुत गहरा होता चला गया। साथ ही साथ हम देखते हैं कि इस कम्युनिस्ट शासन प्रणाली में की तरक्की से प्रभावित होकर अमेरिका को चुनौती दी जा रही थी और इस चुनौती को पूरा करने के लिए सोवियत संघ द्वारा हथियारों, सेना पर पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा था तथा साथ ही साथ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के देशों में साम्यवादी शासन प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए भी अनेक प्रकार की आर्थिक पैकेज अथवा सुविधाएं दी जा रही थी, जिस कारण से बहुत बड़ी धनराशि सोवियत संघ के नागरिकों पर खर्च न करके अन्य गैर जरूरी बातों पर खर्च की जा रही थी, जिससे सोवियत संघ का आर्थिक विकास भी प्रभावित होने लगा और वहाँ की मूलभूत सुविधाएं और संसाधनों की गुणवत्ता घटने लगी। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि सोवियत संघ के नागरिक व पूर्वी यूरोप के नागरिक अमेरिका की तरक्की और वहाँ के पूंजीवाद व लोकतांत्रिक आज़ादी से भी बहुत अधिक प्रभावित हुए थे। साथ ही साथ वहाँ पर नागरिकों को आर्थिक आज़ादी भी हासिल थी, जिसकी वजह से सोवियत संघ के नागरिकों की राजनीतिक व आर्थिक आकांक्षाएं बढ़ने लगी, जिन्हें सोवियत संघ के नेता अथवा कम्युनिस्ट पार्टी पूरा न कर सकी। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि पश्चिमी जीवन शैली और मूल्यों का भी प्रभाव सोवियत संघ में वहाँ पर पड़ रहा था। पश्चिमी संस्कृति और सामाजिक विकास ने सोवियत संघ के नागरिकों को प्रभावित करा, जिसकी वजह से वे सोवियत संघ में भी अमेरिका जैसा आर्थिक विकास चाहने लगे थे। साथ ही साथ उनकी राजनीतिक व आर्थिक मांगे भी बढ़ती जा रही थी, जिन्हें सोवियत शासन की कम्युनिस्ट पार्टी अथवा सरकार पूरा ना कर सकी, जिसकी वजह से सोवियत शासन प्रणाली 1991 तक आते आते बिखरती चली गई। 1991 में सोवियत संघ गणराज्य, जो कि रूस सहित 15 गणराज्यों से मिलकर बनाया गया था, का विघटन हो गया, जब रूस, बेलारूस और यूक्रेन जैसे बड़े राज्यों ने सोवियत संघ से अलग होने की घोषणा की। इससे पहले 1990 से पहले ही सोवियत संघ की कमजोरी और विघटन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। हम देखेंगे कि गोर्बाचोव, जो कि 1980 में कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बनाए गए, उन्होंने सोवियत संघ में आर्थिक व राजनीतिक सुधार व लोकतांत्रिक नीति को बढ़ावा दिया, साथ ही साथ उन्होंने सोवियत संघ में पेरेस्ट्रोइका अर्थात पुनर्रचना व ग्लासनोस्त अर्थात खुलापन की नीति के सुधारों को लागू करना चाहा, जिसकी वजह से सोवियत संघ के गणराज्यों ने आर्थिक व राजनीतिक स्वतंत्रता की घोषणा करना शुरू कर दिया। इसके बाद बोरिस येल्त्सिन 1991 में संघ के उत्तराधिकारी रूस के पहले राष्ट्रपति बनाए गए।
अब हम देखते हैं कि सोवियत संघ, जो कि विश्व की सबसे बड़ी और प्रभावशाली शासन प्रणाली, राजनीतिक व आर्थिक शासन प्रणाली थी, उसके विघटन का क्या परिणाम हुआ। सोवियत संघ के विघटन से अमेरिका और सोवियत संघ के बीच द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से चला आ रहा शीत युद्ध, उसका अंत हो गया, और जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ी घटना थी। शीत युद्ध के कारण हमेशा विश्व बिरादरी या विश्व के देशों को एक शांति को खतरा महसूस होता था कि कहीं दोनों देशों के बीच तीसरा महायुद्ध ना शुरू हो जाए, जो कि परमाणु युद्ध में कभी भी बदला जा सकता है। इसके साथ साथ सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस ने अमेरिका के साथ अस्त्र शस्त्र सेना की होड़ जो रेस थी उसको भी समाप्त कर दिया, अर्थात अब वह अपने राजनीतिक और आर्थिक विकास पर ही ध्यान देने लगा। इसके साथ साथ सोवियत संघ के विघटन से जो विश्व की व्यवस्था दो ध्रुवीय हो चुकी थी वह समाप्त हो गई, और इसके साथ ही साथ समाप्त होते ही विश्व में अमेरिकी वर्चस्व का युग का भी प्रारंभ हो गया। अमेरिकी वर्चस्व एक दादागिरी का युग था। इसमें एक विश्व की व्यवस्था एक ध्रुवीय मानी जाती है। इसके साथ साथ सोवियत संघ के विघटन से विश्व के देशों को यह भी संदेश गया कि अब विश्व में साम्यवाद की अपेक्षा पूंजीवाद व लोकतंत्र ही आर्थिक व राजनीतिक विकास का साधन या विचारधारा मानी जा सकती है, न कि साम्यवादी विचारधारा। इस विघटन से विश्व को नए देशों को भी की भी संख्या में वृद्धि हुई, और पूर्वी यूरोप के देश बेलारूस व यूक्रेन जैसे देश विश्व के मानचित्र पर उभर कर सामने आए। धन्यवाद दोस्तों। यह अध्ययन सामग्री आपको ध्यान में रखकर खासतौर से कोरोना वायरस के इस समय में बनाई गई है, ताकि आप घर बैठकर अपनी सामान्य शिक्षा को चालू रख सकें। आप अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। धन्यवाद।